हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? गुड आफ्टरनून एवरीवन, क्या हाल है? गुड आफ्टरनून वंश, धर्मेंद्र, गुड आफ्टरनून। हेलो। कौन कौन है भाई? अटेंडेंस दे दो फटाफट, क्विकली गिव योर अटेंडेंस। चलो क्विकली गिव योर अटेंडेंस, उसके बाद शुरू करते हैं हम। गुड आफ्टरनून पुष्कर, गुड आफ्टरनून संजना, गुड आफ्टरनून निकिता। गुड आफ्टरनून इशिता, अनुज, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून तालिब। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में एक क्लास हमने शुरू की थी लास्ट क्लास में, और हमने लॉ के बारे में कुछ बेसिक बातें पढ़ा था कि लॉ होता क्या है, बस लॉ क्या है इसके बारे में हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ा था। गुड आफ्टरनून अनुज। तो क्या क्या है लॉ, क्या होता है, ये सब चीजें पढ़कर बस इतनी बातें करके हमने आज शुरू करना था कि लॉ बनाया कैसे जाता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ऐसा करती हूँ, लास्ट क्लास का एक बार क्विकली रिवाइज करवा देती हूँ, उसके बाद से हम आगे देखेंगे, ठीक है? तो जो बच्चों की आज पहली क्लास है उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा रिवीजन इम्पॉर्टेंट है, तो रिवीजन बिल्कुल ध्यान से आपको सुनना है, सो दैट लास्ट क्लास में अगर आपका कुछ मिस हो गया हो तो वो आपका यहाँ कवर हो जाए। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन प्लीज लिसन वेरी केयरफुल, बिकॉज रिवीजन से ही हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास तक हमने कहाँ तक किया था, अब हम आगे कहाँ करेंगे, तो ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो जो नए बच्चे हैं आज जिनकी पहली क्लास है, दिस इज इंस्ट्रक्शन टू दो स्टूडेंट्स की प्लीज मेंटेन वन लॉ नोटबुक। आपको एक लॉ की एक नोटबुक मेंटेन करनी है। लॉ कवर 60 मार्क्स, 60 मार्क्स आपका कवर करता है, और इसी का एक पार्ट है बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग विच कवर्स 40 मार्क्स। अभी हम लॉ वाला पोर्शन कर रहे हैं 60 मार्क्स वाला, सो उसके लिए आपको अपनी एक नोटबुक मेंटेन करनी है, और जो हम समझेंगे वो हम लिखेंगे। ये नोटबुक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाहर के क्वेश्चंस आपसे नहीं आएंगे या नहीं पूछेंगे। तो पहले जो आप पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेंगे, वो इस नोटबुक से ही लेंगे, जो आपके मई तक आगे काम आने वाला है। तो इसको बिल्कुल संभाल कर अच्छे से आपको इस नोटबुक को बनाना है और मेंटेन रखना है। जब भी मैं आपको समझा रही हूँ, प्लीज जब मैं आपको समझा रही हूँ तब आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जब मैं आपसे बोलूंगी कि हाँ अब हम इसको लिखेंगे, तब आप अपनी कॉपी में उसे लिखेंगे, पहले से नहीं लिखेंगे, बिकॉज विल मिस देन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जो हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उस वो आपका मिस हो जाएगा बीच में। तो बिल्कुल भी बीच में आप इधर उधर नहीं करेंगे, ना ही लिखेंगे। लिखने का आपको पूरा मौका मिलेगा। इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी टॉपिक, जब हम पढ़ेंगे आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे, हो सकता है आपको टॉपिक के बीच में आए, टॉपिक के एंड में आए, बट आपको कोई भी डाउट पूछना है जैसे ही वो टॉपिक खत्म होगा, मैं आपको टाइम दूंगी कि इफ देयर इज एनी डाउट देन यू कैन आस्क। उस टाइम पर आप अपने डाउट्स मुझसे पूछेंगे। क्या होता है ना बच्चों, जब मैं आपको कोई टॉपिक करवा रही हूँ और उसके बीच में अगर आप कोई डाउट लेंगे, हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर उस टॉपिक के एंड में ही छुपा हुआ हो। सो जस्ट वेट फॉर द एंड ऑफ द टॉपिक, उसके बाद यू कैन आस्क मी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपके जितने क्वेश्चंस है आप मुझसे पूछ सकते हैं और उसके जवाब मैं आपको दूंगी। लेकिन जब तक टॉपिक खत्म नहीं हो जाता, जस्ट वेट फॉर द एंड ऑफ द टॉपिक, एंड जैसे ही कंप्लीशन हो रहा है उसके बाद आप मुझसे वो डाउट पूछेंगे, ठीक है? तो लिखने का भी पूरा टाइम मिलेगा, डाउट पूछने का भी पूरा टाइम मिलेगा। जस्ट वन थिंग आई वांट फ्रॉम योर साइड इज फर्स्ट इंटरैक्शन।
इफ आई आस्क यू एनी क्वेश्चन, बताओ ऐसा होगा या नहीं होगा. सो आई वॉन्ट फ्रॉम यू गाइज येस और नो, कि हाँ ऐसा होना चाहिए, हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए. दिस इंटरेक्शन आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड, बिकॉज कॉन्स्टेंटली आई एम वॉचिंग यू गाइज फ्रॉम हियर. मैं आपको पूरा लगातार देख रही हूँ, तो मुझे आप जो भेज रहे हैं मुझे पूरा दिख रहा है, तो मुझे पूरा इंटरेक्शन चाहिए. और दूसरा, पूरा का पूरा आपका ध्यान. जब हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं तो आपका ध्यान चाहिए, बिकॉज लॉ इज न्यू फॉर एवरीवन. लॉ सबके लिए नया है, तो पूरा का पूरा ध्यान आपको देना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज़ें हैं. बहुत तरीके की नई बातें आप डेली सीखेंगे. ठीक है. अब धर्मेंद्र, बीसीआर की बिल्कुल अलग आपकी नोटबुक होगी. बीसीआर आपको शिल्पी सोनी मैम पढ़ाएंगी, उसके लिए आपकी अलग कॉपी होगी और उसके लिए अलग नोट्स होंगे. ठीक है. तो लॉ आपका बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है, बीसीआर आपका पूरा एक सेपरेट टॉपिक है. ऑलराइट धर्मेंद्र, ठीक है. चलिए तो शुरू करते हैं लॉ वाला पोर्शन. लॉ की लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था, क्विकली रिवाइज करते हैं, देन विल मूव टू, हम उसके आगे फिर कंटिन्यू करते हैं. तो बच्चों सबसे पहले हमने ये देखा कि लॉ है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ. लॉ है क्या, तो लॉ के लिए हमने सबसे पहले ये देखा कि लॉ का मतलब है रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स जो कि गवर्नमेंट ने बनाए हैं हम सिटीजन्स के लिए, ताकि वो हमारी एक्टिविटी पे कंट्रोल कर सके और हमें सेफ्टी प्रोवाइड कर सके. ये है हमारा लॉ. जैसे कि ट्रैफिक रूल्स से देखो हमें भी सेफ्टी प्रोवाइड होती है और हम दूसरे की एक्टिविटी पे कंट्रोल भी होता है. तो लॉ मीन्स रूल्स और रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स जो कि गवर्नमेंट ने हम सिटीजन्स के लिए बनाए, जस्ट टू कंट्रोल आवर एक्टिविटीज एंड टू प्रोवाइड अस सेफ्टी. ये रूल्स और रेगुलेशंस कितने टाइप्स के हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ. तो अगर आज मैं आपसे ये पूछूं कि कितने तरीके के लॉ हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ, तो हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि देयर आर एन नंबर ऑफ लॉज की कभी भी कोई गिनती नहीं होती. आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, हमने ये बात पढ़ी थी है ना. आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, इंस्टीट्यूट के लिए अलग है, स्कूल के लिए अलग है, कॉलेज के लिए अलग है, मम्मी के लिए अलग है, पापा के लिए अलग है, मेट्रो में अलग है, बस में अलग है, कंपनी के लिए अलग है, वर्कर्स के लिए अलग है, फैक्ट्री के लिए अलग है. यानी कि कोई गिनती ही नहीं है. देयर आर एन नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. देयर आर एन नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. रेगुलेशंस की कोई भी गिनती नहीं होती. देयर आर एन नंबर ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. लेकिन क्योंकि हम सारे यहाँ पर कवर नहीं कर सकते, तो हमने दो पढ़े थे. एक हमने पढ़ा था सिविल लॉ और दूसरा हमने पढ़ा था क्रिमिनल लॉ. एक सिविल लॉ और दूसरा क्रिमिनल लॉ. तो बच्चों क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि रिलेट करता है क्रिमिनल से. किससे रिलेटेड? क्रिमिनल से. क्रिमिनल कौन होते हैं? जो क्राइम करते हैं. और क्राइम क्या है? बहुत ही सीरियस नेचर एक्टिविटी जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंचता है, वो है क्राइम. अगर आपने ऐसा कोई काम किया है तो आप क्रिमिनल है और आपसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस दिए गए हैं क्रिमिनल लॉ में. वेरी सीरियस नेचर एक्टिविटी जैसे क्रिमिनल लॉ में कवर होती है, लेस सीरियस नेचर एक्टिविटी कवर होती है सिविल लॉ में. और सिविल लॉ के दो पार्ट्स होते हैं. देखो अगर कल को आपने मर्डर कर दिया तो वो क्रिमिनल लॉ में कवर होगा, लेकिन अगर आज आपने मेरे से पैसे उधार लिए और टाइम पे मुझे वापस नहीं किया तो वो सिविल लॉ में कवर होगा. और सिविल लॉ के ही दो पार्ट्स हैं. एक है बिजनेस लॉ और दूसरा है कंपनी लॉ. कंपनी लॉ का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस रिलेटेड टू कंपनी दिए गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 में. बिजनेस लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू बिजनेस, जो कि बिजनेस चलाता है, दिए गए हैं काफी सारे एक्ट में, लेकिन हमें फाउंडेशन में 4 करने हैं. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट एंड LLP एक्ट, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. तो बिजनेस लॉ के अंदर जो ये 4 एक्ट हैं और कंपनी लॉ के अंदर जो ये कंपनीज एक्ट हैं, ये टोटल 5 एक्ट हमारे सिलेबस में है जो कवर करता है 60 नंबर. सबसे ज्यादा कवर करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर करता है हमारा सेल, पार्टनरशिप और कंपनीज ऑलमोस्ट इक्वल, और फिर हमारा लास्ट 5 नंबर के अराउंड कवर करेगा LLP, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट. तो ये 5 एक्ट हमारे कवर होंगे जो कि किसके अंदर दिए गए? सिविल लॉ के अंदर. ठीक है. अब ये जो एक्ट हम बोल रहे हैं, ये 5 एक्ट है, ये 4 इसमें है, कंपनीज एक्ट है. ये एक्ट क्या है?
तो मैंने आपको क्या बताया था, लॉ के अंदर क्या आता है, एक्ट। रूल्स और रेगुलेशंस तो है, लेकिन ये रूल्स और रेगुलेशंस किस में लिखे गए हैं, उसके एक्ट में लिखे गए हैं। देखो बच्चों, लॉ क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। लॉ क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स में दी जाती है डिटेल। सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स होते हैं और चैप्टर्स में दी जाती है डिटेल। तो लॉ के अंदर क्या है, एक्ट है। एक्ट के अंदर ही रूल्स रेगुलेशंस लिखे जाते हैं और इस रूल्स और रेगुलेशंस को लॉ की भाषा में मैंने आपको बताया था, हम कहते हैं प्रोविजंस। तो कभी अगर मैं आपको बोलूं एज पर दिस प्रोविजन, एज पर दिस प्रोविजन, तो आपको बिल्कुल अपना माइंड क्लियर रखना है कि प्रोविजन का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो लॉ, ठीक है, लॉ का मतलब रूल्स और रेगुलेशंस, लेकिन वो कहाँ लिखे गए हैं, वो एक्ट में लिखे गए हैं। एक्ट के अंदर आता है हमारा रूल्स और रेगुलेशंस, जिसको लॉ की भाषा में हम कहते हैं प्रोविजंस। उसके अंदर आता है हमारा सेक्शन। सेक्शंस का मतलब कुछ इस तरीके से, जब हमारे लॉ लिखा जाएगा तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन उसको हम इंडिकेशन देंगे कि कौन सा रूल फॉलो करना है। और यही चीजें क्या है हमारी, सेक्शंस। इसे हम क्या कहते हैं, सेक्शंस। क्यों सेक्शंस कहते हैं हम इसे, क्योंकि ये डिजिट्स में तो है, लेकिन ना बच्चों ये विदाउट ब्रैकेट्स है, इसमें किसी भी तरीके का ब्रैकेट नहीं है। अच्छा मैम ब्रैकेट नहीं है तो, क्योंकि इसका भी तो सब पॉइंट हो सकता है और वो लिखा जाएगा कुछ ऐसा। ये बच्चों वो बात है जो मैं आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ, वो मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ। और ऐसे को जो डिजिट्स हैं और जो विद इन द ब्रैकेट्स हैं, जो विद इन द ब्रैकेट्स हैं, उसको हम कहते हैं सबसेक्शंस। उसको हम कहते हैं सबसेक्शंस। अब ये भी हो सकता है कि इसका भी सब पॉइंट है। अगर इसका सब पॉइंट है तो वो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा और इसको हम कहते हैं क्लॉजेस। स्मॉल अल्फाबेट्स विद इन द ब्रैकेट्स क्या होता है, क्लॉजेस। हो सकता है बच्चों इसका भी सब पॉइंट हो और वो लिखा जाएगा कुछ ऐसा, और वो लिखा जाएगा कुछ ऐसा, यानी कि स्मॉल रोमन नंबर विद इन द ब्रैकेट्स, और उसको बोलेंगे हम सब क्लॉजेस, और उसको हम बोलेंगे सब क्लॉजेस। तो लॉ के अंदर एक्ट, एक्ट के अंदर लिखा जाता है रूल्स रेगुलेशन। तो कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, इन एक्ट्स के अंदर क्या है हमारे रूल्स और रेगुलेशंस। उससे रिलेटेड कंपनीज एक्ट है तो कंपनी से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस लिखे गए हैं कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। उसके अंदर ही क्या है, सेक्शंस, उसके अंदर ही क्या है, सब सेक्शंस, उसके अंदर क्लॉजेस, उसके अंदर सब क्लॉजेस। सब क्लॉजेस स्मॉल रोमन नंबर विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है बच्चों, तो कल को अगर आपके सामने अगर कोई ऐसा पॉइंट आया तो आप अब बता सकते हैं कि ये सेक्शन होता है, ये सब सेक्शन होता है, ये क्लॉजेस होता है और ये सब क्लॉजेस होता है। तो अगर कुछ एग्जाम्पल में मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि इसे क्या बोला जाएगा। सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इस तरीके से ये लिखा जाएगा या बोला जाएगा। हमें बोलना नहीं है एग्जाम में, लेकिन जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या या इसको बोलते क्या है। यहाँ तक एवरीवन क्लियर? ये वो बातें हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में देखी थी। यहाँ तक क्लियर है सबको इतना पॉइंट? यहाँ तक एवरीवन क्लियर? चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो वाली बात है कि सेक्शन क्या है, सब सेक्शन क्या है, क्लॉजेस क्या है, सब क्लॉजेस क्या है।
तो लॉ क्या होता है, कितने टाइप्स हैं, हमारा सिलेबस क्या है, एक्ट क्या है, सेक्शंस क्या है, अब इतनी बातें तक ही हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो जिन बच्चों की आज पहली क्लास है, आई होप कि उनको यहाँ तक की सारी बातें बिल्कुल क्लियर है कि लॉ बस हमने पढ़ा था क्या होता है, हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि कौन कौन से हमारे एक्ट हैं, और इसके साथ साथ हमने ये डिस्कस किया था कि ये एक्ट होता क्या है, या सेक्शंस क्या है, या सब सेक्शंस क्या है। अब आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस लॉ को, इस एक्ट को तैयार कैसे किया जाता है। क्या धर्मेंद्र, क्या रिपीट करना है? This is sections, digits without brackets. This is subsections, digits within the brackets. This is clauses, small alphabets within the brackets. And this is subclauses, small Roman number within the brackets. तो क्या रिपीट और क्या करना है? तो लॉ क्या है? रूल्स और रेगुलेशंस और प्रिंसिपल्स जो कि गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाए हैं टू कंट्रोल आवर एक्टिविटीज एंड टू प्रोवाइड अस सेफ्टी। दो पार्ट, सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल के अंदर ही दो पार्ट्स हैं, बिजनेस लॉ एंड कंपनी लॉ। और हमारे सिलेबस में जो बिजनेस लॉ और कंपनी लॉ के अंदर 5 एक्ट है, यानी कि कंपनी लॉ के अंदर कंपनीज एक्ट, और बिजनेस लॉ के अंदर जो हमारा 4 एक्ट है, कौन कौन सा? कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स, पार्टनरशिप, ठीक है, और एलएलपी, ये हमारे सिलेबस में है 5 एक्ट। और ये होता है लॉ के अंदर एक्ट, एक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोविजंस। उसके अंदर सेक्शंस, सबसेक्शन, क्लॉजेस एंड सब क्लॉजेस। क्लियर है धर्मेंद्र? क्लियर है? अब हम बच्चों देखेंगे कि ये एक्ट कैसे बनाया जाता है, हाउ दिस एक्ट इज प्रिपेयर्ड। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनीज है, इन सारे ही एक्ट्स, इनके अलावा भी जितने एक्ट्स बनाए गए हैं, इन एक्ट को बनाने का तरीका क्या है। तो अगर आज मैं आपसे पूछूं, बताओ हम इन एक्ट को कैसे तैयार करेंगे या कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? मान लीजिए आज सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन होगा कि क्या आप रूल्स और रेगुलेशंस बना सकते हैं? मैं आपको बोलूं चलो कॉन्ट्रैक्ट या कंपनीज या पार्टनरशिप से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाओ, तो क्या आप उस रूल्स और रेगुलेशंस को तैयार कर सकते हो? क्या आप उस रूल्स और रेगुलेशंस को तैयार कर सकते हो? आप उन रूल्स और रेगुलेशंस को तैयार नहीं कर सकते। क्यों तैयार नहीं कर सकते? क्योंकि मैम हमें इतनी नॉलेज ही नहीं है कि हम उस रूल्स और रेगुलेशंस को तैयार कर सकें। आज अगर मैं आपको ये बोलूं कि चलो तुम ना इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस बनाओ, आपको पता है तो भी आप नहीं बना सकते। क्योंकि एक तो आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है, और दूसरा आप इतनी पॉसिबिलिटीज के बारे में नहीं सोच सकते कि कल को ऐसा हो सकता है या वैसा हो सकता है। उसके लिए भी हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज डिसाइड करनी पड़ती है, तो वो इतनी पॉसिबिलिटीज आप नहीं सोच सकते। तो इतनी पॉसिबिलिटीज सोचने के लिए कि कल को क्या होगा क्या नहीं हो सकता, इतनी पॉसिबिलिटी सोचने के लिए द पर्सन मस्ट बी एक्सपर्टीज इन दिस। उसके पास इसकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, और जिनके पास ये एक्सपर्टीज होती है ना, गवर्नमेंट उनको ही ये काम देता है कि आप इन रूल्स और रेगुलेशंस को तैयार करो। तो अब मान लीजिए आप वो लोग हैं जिनके पास दुनिया भर की नॉलेज है, जो सारी बातें अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। मैंने आपसे कहा सपोज पार्टनरशिप से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस बना लो, तो आपने फटाफट क्या किया? इतनी मोटी बुक भर दी रूल्स और रेगुलेशंस बनाकर। पार्टनरशिप से रिलेटेड आपने इतनी मोटी किताब भर दी रूल्स और रेगुलेशंस बनाकर कि चलो भाई रूल्स और रेगुलेशंस तैयार करते हैं, क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज है। अब क्या होता है, जैसे ही आपने इनको तैयार किया, जैसे ही आपने इसको बनाया, आपने इसको बनाकर अपने पास रख लिया। अब आप चाह रहे हैं कि ये रूल्स और रेगुलेशंस पूरा इंडिया अपने ऊपर अप्लाई करे। तो आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन ना आपके पास पावर नहीं है। आपके पास नॉलेज तो है, लेकिन ना आपके पास वो पावर नहीं है कि आप पूरे इंडिया पे इसको एप्लीकेबल करवा सको। तो अब क्या आप क्या करोगे? अब आप क्या करते हो? अब ना आप
पावर वाले लोगों के पास जाते हो और बोलते हो कि इसको इंडिया में एप्लीकेबल करना है, और वो पावर वाले लोग कौन है पता है? हम जाएंगे पार्लियामेंट हाउस। कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे पार्लियामेंट हाउस। पार्लियामेंट हाउस में हम जाएंगे और वहां पर बोलेंगे कि आप इस एक्ट को एप्लीकेबल करो। कितने हाउसेज होते हैं बच्चों पार्लियामेंट के? हाउ मेनी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? हाउ मेनी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? कितने हाउसेज होते हैं? हाउ मेनी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? कितने हाउसेज होते हैं पार्लियामेंट के? 2। वंश का आंसर है 2, संजना 2, धर्मेंद्र 2, निकिता 2। वेरी गुड, वेरी गुड you all. There are 2 houses of parliament. First, Lok Sabha, and second, which is the lower body and which is the upper body? Which is the lower body and which is the upper body? बिल्कुल आप लोग सबका, धर्मेंद्र, निकिता, वंश, संजना, सबका आप लोग का आंसर बिल्कुल ठीक है, बट which is the lower body and which is the upper body? There are 2 houses of parliament, right Talib? 2, but which is the lower body and which is the upper body? कौन कौन सी लोअर बॉडी और कौन कौन सी अपर बॉडी है? राइट पुष्कर। सो राइट संजना, वंश, अनुज, पुष्कर, धर्मेंद्र, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर अनुज, राइट आंसर संजना। लोकसभा इज द लोअर बॉडी एंड राज्यसभा इज द अपर बॉडी, ठीक है? लोकसभा इज द लोअर बॉडी एंड राज्यसभा इज द अपर बॉडी। अब हम क्या करेंगे? जब भी हम कोई डिसीजन के लिए जाते हैं तो हम नीचे से ऊपर जाते हैं, डायरेक्ट ऊपर नहीं चले जाते, पहले हम नीचे से ऊपर जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? ये जो मोटी बुक रूल्स और रेगुलेशंस की हमने तैयार की ना, राइट निकिता? राइट, बिल्कुल राइट। ये जो हमने मोटी बुक तैयार की ना रूल्स और रेगुलेशंस के, तो अभी वो एक्ट नहीं है। अभी हमने रूल्स रेगुलेशंस लिख लिए लेकिन वो एक्ट नहीं है। एक्ट बनाने के लिए हमें परमिशन लेनी है। तो ये जो एक्ट नहीं है अभी ना, इसे हम कहते हैं बिल। अभी हम इसे क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। अब इस बिल को लेकर हम पहले जाएंगे किसके पास? लोकसभा के पास, ठीक है? और उनसे सारी कहानी किस्सा करेंगे कि हमने क्या बनाया, क्या सोच के बनाया, क्या चीजें थी, ये सब हम उनको बताएंगे। अगर लोकसभा को लगता है कि रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए, जैसा भी उनको डिसीजन देना है वो अपना डिसीजन देकर बताएगा। यानी कि मान लीजिए अगर उसने बोला कि हाँ वी आर अग्री, हमें लगता है कि ये बनना चाहिए, तो राज्यसभा अपनी असेंट दे देगा, यानी कि उसको पास कर देगा। ये जो असेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? असेंट का मतलब होता है अप्रूवल देना। असेंट का मतलब क्या होता है? अप्रूवल देना। तो अगर लोकसभा को लगता है कि हाँ ये एक्ट तैयार होना चाहिए तो वो उसको अप्रूव कर देगा, यानी कि असेंट दे देगा। जब असेंट दे देगा यानी कि पास कर देगा, तो क्या ये एक्ट तैयार हो जाएगा? नो, ये एक्ट तैयार नहीं होगा, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट बॉडी के पास जाना पड़ेगा, और नेक्स्ट बॉडी कौन है? राज्यसभा। फिर हम राज्यसभा के पास जाएंगे, सेम कहानी किस्सा करेंगे, और अगर राज्यसभा को लगता है कि हाँ ये एक्ट तैयार होना चाहिए, तो राज्यसभा भी इसको पास कर देगा। लेकिन क्या अभी एक्ट तैयार हो जाएगा? मान लीजिए इसने अप्रूवल दे दिया, इसने अप्रूवल दे दिया, क्या ये एक्ट तैयार हो जाएगा? नो। पता है क्यों? क्योंकि अभी पार्लियामेंट के राजा की तो बात बाकी है, और वो कौन है? प्रेसिडेंट। इसके बाद हम जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, और जब प्रेसिडेंट अपनी फाइनल असेंट देता है तब ये एक्ट तैयार हो जाता है। कोई भी एक्ट पहले हम लोकसभा से पास कराएंगे,
फिर राज्यसभा से पास कराएंगे, और एट लास्ट जब प्रेसिडेंट असेंट देगा तब वो एक्ट तैयार हो जाएगा, तब वो एक्ट तैयार हो जाएगा। समझ आई बात? तो प्रेसिडेंट जब तक असेंट नहीं देता वो एक्ट तैयार नहीं होता। तो अब देखते हैं हम एक एक करके एक्ट को लेकर कि प्रेसिडेंट ने कब असेंट दी थी और कब वो एक्ट तैयार हुआ था। लेकिन उससे पहले बच्चों मैं आपको ये बता दूं कि आपके सिलेबस में ना 5 एक्ट हैं। कितने एक्ट हैं? 5 एक्ट हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, और एक है हमारा कंपनीज एक्ट। ये 5 एक्ट हैं, जिसमें से मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है अराउंड 25 मार्क्स का कॉन्ट्रैक्ट, अराउंड 10 10 10 का ये तीनों, और अराउंड 5 मार्क्स का है हमारा एलएलपी। ठीक है, वैसे तो जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है वो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, लेकिन हम चाहें तो इसे सबसे पहले शुरू कर सकते हैं, लेकिन ना हम शुरू करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हमें शुरू कौन सा करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट ही शुरू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सबसे लंबा है, उसकी वेटेज ज़्यादा है। लेकिन क्योंकि मेरा मानना है कि आप लॉ पहली बार पढ़ रहे हैं, और क्योंकि आप लॉ पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको पहला एक्ट ऐसा लेना चाहिए जो आप जिससे थोड़ा फेमिलियर हो। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिससे कि आप पहले से फेमिलियर हो। आपने अपने 11th-12th में पार्टनरशिप से रिलेटेड थोड़े बहुत रूल्स रेगुलेशंस पढ़े हैं, इसीलिए हम पहले शुरू करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यस धर्मेंद्र, फाइनल तक है, बिल्कुल बिल्कुल फाइनल तक है। लॉ सब्जेक्ट आपके इंटर में भी है और लॉ सब्जेक्ट आपके फाइनल में भी है। तो पहले हम शुरू करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलो अब इसमें हम ऐसा करते हैं, देखते हैं। हमने प्रोसीजर तो देख लिया, अभी लिखना किसी को कुछ नहीं, लिखने वाला अभी इसमें कुछ भी नहीं आया है आपका। तो हमने ये तो देख लिया कोई भी एक्ट कैसे बनाया जाएगा। चलो तो फिर हम इससे ऐसा करते हैं, ये देख लेते हैं। यहां से हम अब शुरू करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अराउंड 10 मार्क्स। बच्चों जब मैं आपसे कहती हूँ ना अराउंड 10 मार्क्स, इसका मतलब है +2 -2, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। ये 12 नंबर का भी आ सकता है, तो ये 8 नंबर का भी आ सकता है। वैसे 8 का तो नहीं आएगा, मोस्टली चांसेस ज्यादा नंबर के ही हैं। मिनिमम ये 10 नंबर का आपका आएगा। पार्टनरशिप मिनिमम आपका 10 नंबर आएगा। ठीक है, तो आगे ज्यादा भले ही हो सकता है। हिंदी में आप दे सकते हैं धर्मेंद्र, लेकिन आई वुड से कि आप ना दें, क्योंकि आगे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और आपके हिंदी में आगे दिया हुआ काम नहीं आने वाला है। तो इट्स बेटर कि आप हिंदी में ना दें। बेटर यही है कि आप इसको हिंदी में ना दें। देखो बच्चों, एक ये भी बात है, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं उनको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी इंग्लिश में देने में, लेकिन जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं मैं उनको भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ डोंट गो फॉर योर एग्जाम्स इन हिंदी, प्लीज गो फॉर इंग्लिश। अभी यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, अभी आपके पास बहुत अच्छे से टाइम है। यू कैन प्रैक्टिस, यू कैन रीड, यू कैन राइट, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन दीज मंथ्स। जो आगे आने वाले आपके महीने, उसमें आप अच्छे से अपनी मेहनत कर सकते हैं, उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो प्लीज़ आप अपने एग्जाम हिंदी में ना दें, क्योंकि हिंदी में देने से अगर आपने आज हिंदी में दिया तो कहीं ना कहीं आप अटक जाएंगे, और आगे चल के भी आप कोशिश करेंगे कि हिंदी में दें, इंग्लिश से आप बचेंगे, और कहीं ना कहीं कंपटीशन इज़ वेरी हाई। सो आई वुड से प्लीज़ गो फॉर इंग्लिश। ठीक है, भले आपको थोड़ी अभी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, और अभी अगर आपने एक बार इंग्लिश में दे दिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाएगा, और आप आगे लेवल्स के लिए भी सोचेंगे कि हाँ मैं इंग्लिश में दे सकता हूँ। और अगर आप पहले ही आप हार मान जाएंगे कि नहीं हम नहीं दे पाएंगे, तो आप आगे नहीं दे पाएंगे। हिंदी में देने में कोई बुराई नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि हिंदी में पेपर नहीं देना चाहिए, लेकिन इट्स जस्ट कि जिस हिसाब से आज के टाइम पे हमारा कंपटीशन है, कहीं ना कहीं आपको ही ऐसा फील होगा कि यार मुझे ना इंग्लिश में दे देना चाहिए था,
कहीं ना कहीं जो आगे आपके काम है, आप सीए बनने के बाद आगे जो काम करोगे उसमें आपको ऐसा फील होगा यार नहीं, मुझे इंग्लिश में, मुझे हमेशा से इंग्लिश ऑप्ट करनी चाहिए थी, उस टाइम पे मेहनत कर लेते तो ज़्यादा बेटर था। उस टाइम पे इसके बाद एक लेवल के बाद मेहनत भी नहीं होती है, तो जो मेहनत होती है वो स्टार्टिंग में होती है। तो स्टार्टिंग से बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहो कि नहीं, हम स्टार्टिंग से ही मेहनत करेंगे और अभी से जो हमारी कमियां हैं उस कमियों को हम दूर करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने भी ऐसा सोचा है प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, हमेशा यही सोचिए कि अभी से हम मेहनत करेंगे तो हम इंग्लिश में ही पेपर देंगे। तो एक्ट बनाने का हमने तरीका देख लिया कि कोई भी एक्ट कैसे तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को कब प्रेसिडेंट से असेंट मिली थी? तो बच्चों यहाँ से मैंने आपसे कहा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शुरू हो चुका है, अभी लिखना किसी को नहीं है, मैं लिखवाऊंगी आपको। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को प्रेसिडेंट से असेंट मिली थी 8 अप्रैल 1932 को। कब असेंट मिली थी? 8 अप्रैल 1932 को, यानी कि प्रेसिडेंट ने कहा था ओके 8 अप्रैल 1932 को आप इस एक्ट को तैयार कर सकते हो। और इसी दिन कहा था, इसी दिन, कि हम इस एक्ट को, ये तो असेंट डेट है ना, इस दिन असेंट मिली थी, और इसी दिन कहा था कि हम इस एक्ट को एप्लीकेबल कर सकते हैं फ्रॉम द डेट 1 अक्टूबर 1932 से। किस डेट से? 1 अक्टूबर 1932 से। तो बच्चों इसकी असेंट डेट हुई 8 अप्रैल 1932 और इसकी एप्लीकेबिलिटी डेट हुई 1 अक्टूबर 1932। देखो हम ये डेट अलग अलग क्यों ले रहे हैं? क्या होता है, मान लीजिए कोई एक्ट तैयार हुआ और आज प्रेसिडेंट ने बोला ओके हम इस एक्ट को इंडिया पे एप्लीकेबल कर सकते हैं, तो सोचो आपको आज ही बोला जा रहा है ना कि आज तुम्हारे ऊपर ये रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, आज ही तुमको ये बात बोल दी जाए। अब क्या होगा? अरे तुमको तो पता भी नहीं कौन सा रूल, कौन सा रेगुलेशन, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज होगी, यू डोंट नो एनीथिंग। तो आप बोलते हो यार एटलीस्ट वी नीड टाइम टू थिंक ऑफ दिस, वी नीड टाइम टू अंडरस्टैंड दिस कि ये है क्या। उसके लिए आपको थोड़ा सा टाइम गैप दिया जाता है बिटवीन असेंट डेट एंड योर एप्लीकेबिलिटी डेट, सो दैट यू कैन फिक्स इन योर माइंड कि व्हाट इज दिस एक्ट, what we have to do, what we do not have to do, or we can't do। जो भी आप नहीं कर सकते, जो नहीं करना चाहिए, जो करना है, everything you need to understand, but it can only be possible if you have given some time, अगर आपको कोई टाइम दिया जाएगा तो। और इसीलिए ये असेंट डेट और एप्लीकेबिलिटी डेट के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप होता है। तो असेंट डेट तो 8 अप्रैल 1932 है और एप्लीकेबिलिटी डेट क्या है? 1 अक्टूबर 1932। एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 69। बच्चों हमारा एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 69, अभी हम इस एक्ट के अंदर पढ़ेंगे वो सेक्शन क्या है। ये एक सेक्शन ना एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 1933 से। कब से एप्लीकेबल हुआ था? 1 अक्टूबर 1933 से ये एक्ट एप्लीकेबल, मतलब ये वाला जो सेक्शन है वो एप्लीकेबल हुआ था। जस्ट एक साल के बाद, जस्ट एक साल के बाद ये एप्लीकेबल हुआ था। तो असेंट डेट, एप्लीकेबिलिटी डेट, एक्सेप्ट सेक्शन 69। चलिए आपसे एक क्वेश्चन, अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि विच इज द डेट ऑफ applicability of Indian Partnership Act 1932, A 1 October 1932, B 1 October 1933, C both, D none। क्या आंसर होगा? A B C D, सिंपल सा क्वेश्चन है। विच इज द एप्लीकेबिलिटी डेट of Indian Partnership Act 1932? A, B, C, D। ऑप्शंस आपके सामने है, क्या आंसर होगा? व्हाट इज द आंसर? क्या आंसर हो जाएगा?
सो मोस्टली मेरे पास जवाब आ रहे हैं धर्मेंद्र ए, तालिब ए, संजना ए, वंश ए, अनुज ए, निकिता ए। तो सब के सब लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। सब के सब लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगर आपसे पार्टनरशिप के एप्लीकेबिलिटी की डेट पूछी जाए तो आप क्या बोलेंगे? 1 अक्टूबर 1932। एक्सेप्ट सेक्शन नंबर 69। बच्चों जब यहाँ तो एक्सेप्शन की बात आ गई, ये तो एक्सेप्शन की बात आ गई, ये तो एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं, और एक्सेप्शन के बारे में हम तब तक आंसर में नहीं लिखते जब तक हमसे क्वेश्चन में पूछा ना गया हो। तो जब तक सेक्शन नंबर 69 के बारे में स्पेसिफिकली ना पूछा गया हो, हम यही बोलेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप की एप्लीकेबिलिटी होती है 1 अक्टूबर 1932। दिस इज जनरल रूल, दिस इज जनरल रूल, एंड ऑलवेज follow general rule unless exception is given in the question। unless exception के बारे में क्वेश्चन में ना पूछा गया है तब तक एक्सेप्शन के बारे में हमें आंसर नहीं देना है। हमेशा आपको जनरल रूल के बारे में आपको आंसर देना है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि सेक्शन 69 की एप्लीकेबिलिटी कब से हुई है, तब आप बोलते कि भाई 1933 से हुआ है। तो सेक्शन 69 के बारे में तो कुछ नहीं पूछा गया ना, आपसे सिर्फ इंडियन पार्टनरशिप के बारे में पूछा गया, तो आप क्या बोलोगे? 1932। धर्मेंद्र, एक्सेप्शन का मतलब होता है इसको छोड़कर। तो एक्सेप्ट यानी कि इसको छोड़कर, किसको छोड़कर? सेक्शन 69 को छोड़कर। तो सेक्शन 69 के बारे में जब तक, या एक्सेप्शन के बारे में जब तक नहीं पूछा गया, ऑलवेज फॉलो जनरल रूल। पुष्कर आंसर रॉन्ग है, इशिता आंसर रॉन्ग है। आप समझ में आया सबको? इसका आंसर एक क्यों होगा? अगर किसी का रॉन्ग है तो जिनका सही है बहुत अच्छी बात है, जिनका गलत है उनको समझ आया क्यों। तो ऑलवेज फॉलो जनरल रूल अनलेस क्वेश्चन में एक्सेप्शन के बारे में कुछ भी ना पूछा हो, तब तक हमें जनरल रूल ही फॉलो करना है। सो इंडियन पार्टनरशिप की एप्लीकेबिलिटी कब हुई है? 1 अक्टूबर 1932 से। अब एक्ट का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा मैम, अब हमें समझ आया इस 1932 का मतलब क्या है। ये जो एक्ट के आगे 1932 लिखा गया है, इसका मतलब है कि इस ईयर से इस एक्ट को हम लेकर आए हैं। इस ईयर से इस एक्ट को हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये जो हर एक्ट के आगे ईयर का नाम है, ये जो ईयर लिखी गई है, इस ईयर से हम इस एक्ट को लेकर आए हैं। तो 1932 में लाया गया रूल्स एंड रेगुलेशन। ये क्या है? एक्ट है, और एक्ट का मतलब क्या होता है? रूल्स एंड रेगुलेशन जिसमें लिखे जाते हैं। तो 1932 में लाया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस किससे रिलेटेड है? पार्टनरशिप से। किससे रिलेटेड है? पार्टनरशिप से। कहाँ एप्लीकेबल होगा? इंडिया में। कहाँ एप्लीकेबल होगा? इंडिया में। सो 1932 में लाया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस रिलेटेड टू पार्टनरशिप अप्लाइज टू इंडिया। चलो ये पॉइंट भी हम कर लें। दूसरा पॉइंट अभी इसको भी हम कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट हमने कंसेंट डेट यानी कि असेंट डेट और एप्लीकेबिलिटी डेट पढ़ ली। ठीक है बेटा, अनुज 1933 को एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 69, जो कि एप्लीकेबल हुआ था। पार्टनरशिप के सारे सेक्शंस इस डेट से एप्लीकेबल हो गए थे, सिवाय एक सेक्शन के, सेक्शन नंबर 69, जो कि एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 1933 से। ठीक है, तो अगर आपसे पार्टनरशिप की एप्लीकेबिलिटी पूछी जाए तो आप 1932 ही बोलोगे, अनलेस आपसे स्पेसिफिकली सेक्शन नंबर 69 का ना पूछा जाए। सेक्शन 69 जस्ट एक साल के बाद यानी कि 1 अक्टूबर 1933 से एप्लीकेबल हुआ था। क्लियर है अनुज? आर यू क्लियर? एवरीवन इज क्लियर? एवरीवन? किसी को कोई डाउट है क्या इतने पॉइंट पे? एनी डाउट्स इन दिस? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? फिर हम सेकंड पॉइंट पे आएंगे।
फर्स्ट पॉइंट पे किसी को कोई डाउट है क्या? देन विल मूव टू सेकंड पॉइंट. लेट्स क्लियर फर्स्ट डाउट्स टिल फर्स्ट पॉइंट. पहले डाउट में किसी पहले पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? Shall we proceed for the second point? अभी मैं आपको बिल्कुल पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन बता रही हूँ. अभी आई एम टेलिंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप. बिल्कुल कि ये नाम क्या है, इस नाम का मतलब क्या है, कब लाया गया था. असेंट मीन्स अप्रूवल. धर्मेंद्र, अप्रूवल देना. चलिए पॉइंट नंबर 2. पॉइंट नंबर 2 में अब बच्चों 1932 में लाया गया ये एक्ट है ना, 1932. तो क्या 1932 में हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट थी? क्या 1932 में हमारी इंडिया इंडिपेंडेंट थी? नो, इंडिया वाज नॉट इंडिपेंडेंट एट दैट टाइम. उस टाइम पे हम इंडिया को कहते थे ब्रिटिश इंडिया. उस टाइम पे हम इंडिया को कहते थे ब्रिटिश इंडिया. तो इस एक्ट को किसने तैयार किया है? ब्रिटिश इंडिया ने. क्योंकि 1932 में वी वर नॉट इंडिपेंडेंट, सो दिस एक्ट वाज प्रिपेयर्ड बाय ब्रिटिश इंडिया. इंडिया को हम कहते थे ब्रिटिश इंडिया, तो ब्रिटिश इंडिया ने इसको तैयार किया है. देखो बच्चों, क्या होता है जब भी कोई आपको रूल्स और रेगुलेशंस बनाना है ना, तो यू नीड सम बेस. आपको कोई बेस चाहिए. मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि इस इंस्टीट्यूट के लिए रूल्स और रेगुलेशंस तैयार करो. ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? मैम हम तैयार तो कर देंगे, लेकिन ना हमें ऐसा करो दूसरे इंस्टीट्यूट के भी रूल्स रेगुलेशंस थोड़े से दिखा दो. ठीक है, ताकि उसको देखकर हम ये डिसाइड कर सके कि रूल्स और रेगुलेशन किस तरीके के होते हैं. वी नीड सम बेस कि होना कैसा चाहिए और हम फिर कैसा चाहते हैं. तो वैसे ही ब्रिटिश इंडिया ने भी क्या किया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो भी यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस तैयार किए ना, उसके लिए बेस लिया, एक बेसिस लिया. जो बेस था ना वो उनका ही लॉ था, इंग्लिश लॉ, जिसको हम इंग्लिश कॉमन लॉ कहते हैं. वैसे एग्जैक्टली जो उनका लॉ था, इंग्लैंड में जो लॉ चलता था, इंग्लिश लॉ जिसको हम कहते हैं, उसको बेस लेकर यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस तैयार किए. और इसीलिए मोस्टली जो वहाँ के और यहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस है ना, काफी सिमिलर है. आप देख के बोलोगे मैम ये तो वहाँ भी यहाँ भी. यस, वहाँ भी और यहाँ भी, बिकॉज वहाँ के ही लोगों ने यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस तैयार किए और उनके ही लॉ को बेस लेकर तैयार किया. ठीक है, तो जो दूसरा पॉइंट है वो ये बनता है कि इसको किसने तैयार किया? ब्रिटिश इंडिया ने. किसके बेसिस पे तैयार किया? ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ तैयार किया. ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश कॉमन लॉ तैयार किया. ठीक है, तीसरा पॉइंट, ये जो एक्ट है, ये एक्ट का नाम क्या लिखा है? देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिखा है ना, तो अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. देखो क्या लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. 1932 में लाया गया. रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप से रिलेटेड कहाँ एप्लीकेबल होगा? इंडिया में. सो दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया. पहले मुझे बताओ ये 3 पॉइंट में किसी को कोई डाउट है? फिर मैं इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहती हूँ आपको. 3 पॉइंट तक किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट्स टू एनीवन टिल दिस 3 पॉइंट्स? ये 3 पॉइंट तक किसी को कोई डाउट? Any doubts to anyone till these 3 points? तो इसी को बच्चों मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए. ये जो अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया लिखा है, ये ना पहले क्या था? ये था होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. पहले जम्मू एंड कश्मीर को
हमने एक्सेप्ट कर दिया था, यानी कि हटा दिया था कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर बाकी पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल होगा। बट वी नो जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। लेकिन आपने बीच में सुना होगा कि आर्टिकल 370 को हटाने की बात की जा रही है, यानी कि ये जो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था, अब ये स्पेशल स्टेटस 2019 अगस्त में हटा दिया गया है। यानी कि अब वो स्पेशल स्टेटस जम्मू एंड कश्मीर के पास नहीं है। ये स्पेशल स्टेटस में क्या लिखा गया था, वैसे तो अब ये पूरा अमेंड हो चुका है, चेंज हो चुका है, आपके लिए नहीं है, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ कि पहले जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था कि जम्मू एंड कश्मीर अपने लिए रूल्स और रेगुलेशंस बना सकता है, हम उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर आपके लिए रूल्स रेगुलेशन आपने तैयार नहीं किए हैं तो जो हमारे पास है वो हम आपके ऊपर अप्लाई करेंगे। That was a special status given to Jammu and Kashmir. So some acts were applicable to Jammu and Kashmir and some acts were not applicable to Jammu and Kashmir because of this special status. तो उन्होंने अगर तैयार कर लिए तो उन्हीं के अप्लाई होंगे, नहीं किए तो हमने जो किए कर लो। This special status was given because of a reason, और वो reason क्या था? That reason because when India got independent, तब जम्मू एंड कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान दोनों को चाहिए था, दोनों उसके लिए झगड़ रहे थे, लड़ रहे थे। तो उस टाइम पर राजा महाराजा वाला सिस्टम चलता था। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो गए जम्मू एंड कश्मीर के राजा के पास और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप ना जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया से जोड़ो। उन्होंने कहा था हमारी शर्त है, और उस शर्त में बहुत सारी उन्होंने शर्तें लगाई थी, जिसमें से एक शर्त थी कि हम अपने नियम कानून खुद बनाएंगे, और जिसके लिए हम अग्री कर लिए था हमने, कि हमने कहा ठीक है आप अपने नियम कानून खुद बना लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने अपने नियम कानून खुद बनाने का मतलब हमने कहा था ठीक है आप बना लीजिएगा। तो ये एक स्पेशल स्टेटस था उन शर्तों को लेकर कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस है। लेकिन अब ये स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है, अब वो सब एक ही है। तो अब जो रूल्स और रेगुलेशंस यहाँ एप्लीकेबल होते हैं वो वहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। एंड सो this act applies to whole of India, and so this act applies to whole of India. So first point, assent date and applicability date. Second point, किसने तैयार किया, किसके बेसिस पे तैयार किया. Third point, applies to whole of India. और fourth point, last point, ये जो एक्ट है ना बच्चों, ये एक्ट का जो ओरिजिन है, इस एक्ट का जो ओरिजिन है, पता है आपको वो ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया है ये एक्ट? ये एक्ट आया है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। ये जो आपके एक और एक्ट सिलेबस में है ना, वहां से ये एक्ट आया है। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाया गया था ना, तब इसमें टोटल बनाए गए थे 266 सेक्शंस। कितने सेक्शंस? 266, जिसमें से 1 से 75 था हमारा जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स, 76 से 123 था हमारा सेल ऑफ गुड्स, जो आपके एक और एक्ट है सिलेबस में। 124 से 238 था हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, और 239 से 266 था हमारा पार्टनरशिप। ये जो हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो ये जो अलग एक्ट दिया गया है, ये अलग एक्ट भी पहले कॉन्ट्रैक्ट में ही जोड़ दिया गया था जब बनाया गया था, लेकिन बाद में जब हमें लगा नहीं कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, हम इन दो एक्ट को इसमें जोड़ कर नहीं रख सकते, तो 1930 में हमने सेल को और 1932 में हमने पार्टनरशिप को अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, और ये एक सेपरेट एक्ट बन गए। और जो ये जगह थी ना बच्चों, वो खाली हो गई, क्योंकि ये सेक्शन तो खाली हो गए, क्योंकि इनके रूल्स उठाकर हमने अलग सेपरेट एक्ट कर दिया। अब ये जगह जो थी वो खाली हो गई, और जो खाली जगह हो जाती है ना, अब जो वैलिड नहीं रहता उसको हम कहते हैं रिपील्ड सेक्शंस। रिपील्ड सेक्शंस का मतलब होता है नो लॉन्गर वैलिड। रिपील्ड सेक्शंस का मतलब होता है नो लॉन्गर वैलिड, अब जो वैलिड नहीं है, क्योंकि ये जगह खाली हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछे पार्टनरशिप आया कहाँ से था, तो आप क्या बोलोगे?
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। उसमें टोटल इतने सेक्शंस थे, लेकिन जो ये वाला सेक्शन नंबर था वो पार्टनरशिप का था, लेकिन 1932 में हमने इसको एक सेपरेट एक्ट कर दिया। अब ये जो जगह थी वो खाली हो गई, उससे हम कहते हैं रिपील्ड सेक्शंस। इसे हम कहते हैं रिपील्ड सेक्शंस, यानी कि ये अब वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ओरिजिन क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, असेंट डेट ये है, एप्लीकेबिलिटी डेट ये है, एक्सेप्ट सेक्शन 69 जस्ट 1 साल के बाद एप्लीकेबल हुआ। किसने बनाया, ब्रिटिश इंडिया ने। किसके बेसिस पे, इंग्लिश कॉमन लॉ के बेसिस पे। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, होल ऑफ इंडिया। कहाँ से ओरिजिन है, ओरिजिनेटेड कहाँ से, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तब टोटल 266 सेक्शन थे, जिसमें से जनरल, सेल, स्पेशल और पार्टनरशिप था। लेकिन हमने बाद में इसको अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया, क्योंकि हमें लगा सेल और पार्टनरशिप को हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जोड़ सकते, इससे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएगी, तो हमने इसको अलग कर दिया। अब ये जो सेक्शंस है वो बन गए रिपील्ड, यानी कि खाली सेक्शंस। अब अगर खाली सेक्शंस है तो वो क्या रहेंगे, इसका मतलब क्या है, नो लॉन्गर वैलिड। अब ये वैलिड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि अब इनके रूल्स कहाँ बन गए, एक सेपरेट एक्ट में। वो कौन सा है हमारा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस 4 पॉइंट्स? इन 4 पॉइंट्स में किसी को कोई भी डाउट है? एनी डाउट्स इन दिस 4 पॉइंट्स? अब मैं आपको इतनी बातें लिखवाऊंगी, अब आप ये बातें लिखेंगे। एनी डाउट्स टू एनीवन टिल हियर? अब ये बात लिखेंगे, अब आप जो अभी हमने पढ़ा वो लिख लेंगे अच्छे से। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये एक्ट में कैपिटल ए होता है, स्मॉल ए नहीं होता। There is a capital A, not small a. कैपिटल ए है, एक्ट है। स्मॉल ए है, एक्टिविटी वाला एक्ट हो जाता है, हरकत।
किसी को कोई डाउट आ रहा है वो पूछता भी जाएगा साथ साथ में लिखते लिखते. So first point, ascent date and applicability date. ये सिर्फ सेक्शन 69 की बात है. सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कंसेंट डेट, एप्लीकेबिलिटी डेट. सेकेंड पॉइंट, किसने बनाया, किसके बेसिस पे बनाया. अब बात किसकी आ गई है, होल ऑफ इंडिया की. कोई एक्सेप्शन नहीं, कुछ नहीं, सीधा बात करेंगे होल ऑफ इंडिया. और फोर्थ पॉइंट है हमारा ओरिजिन. धर्मेंद्र, आपने जो वर्ड लिखा है ये ओरिजिनेटेड है. ये है ओरिजिनेटेड, ORIGINATED. कहाँ से आया है, ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ से पैदा हुआ है, ओरिजिनेटेड.
किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? एनी डाउट्स? तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाले, बिल्कुल इंट्रोडक्शन वाले 4 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, कब असेंट मिली, किस डेट से एप्लीकेबल हुआ, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, किसने बनाया, किस डेट से बनाया, कौन बनाया, किसके बेसिस पे बनाया, ओरिजिन कहाँ से हुआ था, एक्चुअली में ये आया कहाँ से। तो कहाँ से आया ये हमने देखा, ये कॉन्ट्रैक्ट से आया है। कॉन्ट्रैक्ट्स में सेक्शन 266 थे टोटल जब बनाया गया था हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें से देखो सेल, पार्टनरशिप, 2 अलग अलग एक्ट हैं, वो जोड़ दिया गया था। बाद में हमने इसको क्या किया, सेपरेट किया, अलग किया, और अलग करने के बाद हमने इसको सेपरेट एक्ट बनाए। और ये जो सेपरेट एक्ट बनाने के कारण ये जो जगह थी वो खाली हो गई, और इसे ही हम कहते हैं रिपील्ड, दैट इज नो लॉन्गर वैलिड, अब वो वैलिड नहीं है। एवरीवन डन? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों देखो, एक्ट का क्या नाम है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये हमारे एक्ट का नाम है, ये हमारे एक्ट का नाम है। और ये जो एक एक वर्ड लिखा है ना, ये हमें समझने की जरूरत है कि इस एक एक वर्ड का मतलब क्या है, इस एक एक वर्ड का मतलब क्या है, ये हमें समझने की जरूरत है। एवरीवन इज डन टिल हियर? यहाँ तक सबका कंप्लीट हो गया है? यहाँ तक कंप्लीट हो गया है सबका? एवरीवन इज डन? तो एक एक वर्ड का मतलब हमें समझना जरूरी है। 3 वर्ड है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और उसके बाद ये ईयर 1932। 1932 में लाया गया रूल्स एंड रेगुलेशंस पार्टनरशिप से रिलेटेड अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। कहाँ अप्लाई होगा? होल ऑफ इंडिया में अप्लाई होगा। हमने डिटेल में सब चीजें समझ ली एक्सेप्ट वन वर्ड जिसके बारे में ये एक्ट है। हमने डिटेल में सब चीजें समझ ली एक्सेप्ट वन वर्ड जिसके बारे में ये एक्ट है। और ये एक्ट किसके बारे में है बच्चों? यस, पार्टनरशिप। किसके बारे में? पार्टनरशिप के बारे में। और यही तो हमें समझना है, और यही क्या है हमें देखना है। चलिए देखते हैं क्या होता है बच्चों पार्टनरशिप। आई वांट आंसर्स फ्रॉम योर साइड। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और पहले इसको शुरू करने का मोटिव ही यही है कि कहीं ना कहीं यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड पार्टनरशिप। क्या होता है ये पार्टनरशिप वर्ड? बताइए मुझे जरा। ये जो वर्ड है पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप वर्ड क्या है?
बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं ना, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं पार्टनरशिप, पार्टनर होता है, कुछ तो भी पार्टनर होता है, लेकिन ये क्या होता है? हम पढ़ते तो आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ पार्टनरशिप है, दो लोग होते हैं, मिलते हैं, क्या है ये पार्टनरशिप, क्या है? कुछ कुछ तो बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको पूरी डेफिनेशन भी बिल्कुल रटी हुई होगी कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में भी क्या लिखा है। अगर आपके एग्जाम में ना क्वेश्चन आता है, दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आपके बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, और एक आपके क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन पार्टनरशिप। देखो दो तरीके के क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आ सकता है डिफाइन पार्टनरशिप और एक आ सकता है राइट द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। कुछ आंसर्स आए मेरे पास। बिल्कुल वंश, संजना, धर्मेंद्र, बिल्कुल ठीक आंसर है आप लोगों का। आप लोगों ने सबने अलग अलग आंसर दिया और बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। तो मैं आपको बता रही थी कि आपके एग्जाम में दो तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आ सकता है कि डिफाइन और एक आ सकता है मीनिंग लिखने। क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस है दोनों में, डेफिनेशन और मीनिंग में? अगर मीनिंग आता है ना, अगर मीनिंग आता है लिखने के लिए, बहुत आसान, अपनी लैंग्वेज यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मीनिंग का मतलब क्या होता है? मतलब लिखना किसी चीज का। तो वो मतलब आपकी लैंग्वेज में अलग हो सकता है, मेरे में अलग हो सकता है, इसके में अलग हो सकता है। तो मीनिंग तो कुछ भी हो सकता है ना? लेकिन जब डेफिनेशन की बात आती है ना, जैसे ही डेफिनेशन की बात आएगी, डेफिनेशन में हमें वही लिखना पड़ता है जो बुक कहता है। डेफिनेशन में हमें वही लिखना पड़ता है जो बुक कहता है, जो बुक की लैंग्वेज है। अब यहाँ पर तो हम लॉ की किताब पढ़ रहे हैं, लॉ की बुक पढ़ रहे हैं, तो अगर डेफिनेशन लिखने के लिए आती है तो डेफिनेशन में जो लॉ की बुक कहता है ना, आपको वही लिखना पड़ेगा। ठीक है? तो बच्चों अगर मैं आपसे मीनिंग पूछूं, अगर मैं भी आपको मतलब बताऊंगी अगर आज पार्टनरशिप का, तो मैं आपको क्या मतलब बताऊंगी? पार्टनरशिप का मतलब मैं आपसे ये बोलूंगी, पार्टनरशिप का मतलब होता है यार जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, और प्रॉफिट कमाने के बाद जब एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो वो होता है पार्टनरशिप। यही तो होता है पार्टनरशिप। अगर मैं आपको जो आम भाषा में बताओ पार्टनरशिप क्या है, 3 इडियट्स देखिए ना आपने, क्या होता है 3 इडियट्स में? हाँ, अरे डेफिनेशन बताओ मशीन की, याद आ रहा है? वैसे ही तो आम भाषा में पहले हमें बात करनी है, और आम भाषा में यही मतलब है कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और आपस में उस प्रॉफिट को बांटते हैं और खुद भी पैसा उसमें वही लगाते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। अब डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन तो ऑब्वियसली कुछ अलग बोलेगा, डेफिनेशन तो कुछ अलग है, और यही डेफिनेशन अब हमें देखनी है और उसका एनालिसिस करना है कि लॉ जो कहता है वो क्या कहता है, कि जो लॉ कहता है वो क्या कहता है, लॉ क्या कहना चाहता है कि पार्टनरशिप क्या है। तो बच्चों ऐसा करो, पार्टनरशिप की ये जो 4 पॉइंट आपने लिखे, जस्ट इसके नीचे आ जाओ डेफिनेशन पार्ट पे, इसको लिख लो बस, क्योंकि इसका मैं एनालिसिस आपको कराऊंगी, एक एक लाइन का एनालिसिस मैं आपको कराऊंगी कि इसका मतलब क्या है। तो अगर मैं आपसे डेफिनेशन की बात करूं पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप की डेफिनेशन के साथ पता है क्या आ जाता है? सेक्शन। क्या आ जाता है? सेक्शन। और पार्टनरशिप की डेफिनेशन का सेक्शन है सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 है हमारी डेफिनेशन पार्टनरशिप का सेक्शन। जनरली डेफिनेशन, जितनी भी डेफिनेशंस होती ना, जनरली इट कम्स अंडर सेक्शन नंबर 2। generally all the definitions given under the acts are come under section number 2, but here partnership, मैंने कहा था generally हमेशा जरूरी नहीं है, but here partnerships definition comes under section number 4। 2 + 2 4, 2 + 2 4, 4 है हमारी सेक्शन नंबर किसका? पार्टनरशिप की डेफिनेशन का, जिसमें क्या लिखा गया है?
ये आप लोग को भी लिखना है डेफिनेशन, क्योंकि इसको बस लिख लेना है, इसकी एक एक लाइन का एनालिसिस मैं आपको करवाऊंगी। तो इसकी जो डेफिनेशन में लिखा है, देखो बच्चों क्या लिखा है, इसमें लिखा है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। बच्चों मैं आप सबको चाहती हूँ कि इसको लिखने के बाद ना एक बार सब अपने अपने घर पे बैठे इसको आपको रीड करना है, इस डेफिनेशन को आपको एक बार रीड करना है। एज सून एज यू फिनिश दिस डेफिनेशन प्लीज रीड दिस। एक बार ना घर बैठ के आपको एक बार रीड करना है। वो रीड कैसे करना है, स्लोली रीड करना है, क्योंकि इसका एनालिसिस तो हम बिल्कुल करेंगे बट ना इसको एक बार हमें स्लोली रीड करना है। कैसे रीड करना है, ये जो डेफिनेशन है देखो बच्चों, मैंने आपको पहले आम भाषा में तो बता दिया कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, क्योंकि दो या दो से ज्यादा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जहां भी पार्टनर वर्ड आ गया एक में तो काम नहीं बनेगा, कम से कम एक से ज्यादा होना चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा सुना है मैं खुद का पार्टनर, क्या ऐसा कभी होता है मैं आज से खुद का पार्टनर हो गया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो एटलीस्ट दो तो हमें चाहिए। तो आम भाषा में भी हमने यही पढ़ा था ना, दो या दो से ज्यादा लोग मिलते हैं, काम करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं और आपस में बांट लेते हैं, वही तो है पार्टनरशिप। डेफिनेशन में भी कुछ ऐसा सा ही लिखा है, लेकिन बस जब हम इसके डीप एनालिसिस में चले जाएंगे ना तो हमें बहुत छोटी छोटी बातें पता चलेगी और यहीं से आप सीखोगे कि लॉ पढ़ा कैसे जाता है। अब यहीं से आप सीख लोगे कि लॉ जितना बस दिखता है उतना नहीं होता, उसके अंदर कितनी बातें छुपी होती है, उसके अंदर कितनी बातें होती जो जिसका हमें एनालिसिस करना पड़ता है, जिसको हमें देखना पड़ता है कि नहीं यार ये सब पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट्स हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये होता है ये नहीं होता है। ये आपको जैसे एनालिसिस हम करेंगे ना वैसे यू विल गेट टू नो। अब एक बार आई वॉन्ट एवरीवन टू रीड दिस डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। अच्छा, पार्टनरशिप एक रिश्ता है दो और दो से ज्यादा लोगों के बीच में जिन्होंने अग्री किया है कि वो प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस का जो कि सब चला रहे हैं या कोई एक चला रहा है सबके बदले में। ये तो मैंने आपको बिल्कुल एक साथ बता दिया ना, लेकिन हम ऐसे एनालिसिस नहीं करेंगे, हम एक एक लाइन का एनालिसिस करेंगे, हम एक एक लाइन का एनालिसिस करेंगे। जैसे हम एनालिसिस करेंगे पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्संस, पहले हम सिर्फ इस लाइन का एनालिसिस करेंगे, फिर हम करेंगे हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स, फिर हम सिर्फ इस लाइन का एनालिसिस करेंगे, तो दो लाइन तो यही हो गई। फिर ऑफ ए बिजनेस, फिर हम सिर्फ इस लाइन का एनालिसिस करेंगे और उसके बाद हम सिर्फ इस लाइन का एनालिसिस करेंगे कि इसका मतलब क्या है। यानी कि हमने चार लाइन का एनालिसिस करना है अलग अलग। अब आपको लग रहा होगा मैम देखने में तो इतना आसान है, इसमें तो ऐसा कुछ एनालिसिस वाला है ही नहीं। और यही एनालिसिस हमारी पार्टनरशिप का ना एसेंशियल एलिमेंट्स बन जाता है। कल को जब आपके क्वेश्चन आएगा ना व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, एसेंशियल एलिमेंट का मतलब है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स का मतलब होता है बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पार्टनरशिप में होने चाहिए,
वो हमें इस एनालिसिस से ही पता चलेगा। कौन से एनालिसिस से पता चलेगा? इसकी डेफिनेशन से, जो कि हम अभी तुरंत शुरू इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है और पहला पॉइंट ही कम से कम हमारा हाफ एन आवर का है। पहली लाइन, ये पहली लाइन आधे घंटे की है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। इसमें समझने वाला क्या है, लेकिन ये सिर्फ लाइन हमारी हाफ एन आवर की है, तो इसीलिए अभी हम शुरू नहीं कर रहे। लेकिन इस डेफिनेशन की सारी लाइंस के एनालिसिस से हमें पता चलेगा पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पार्टनरशिप में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर प्रेजेंट नहीं है तो वो पार्टनरशिप वैलिड नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमारी पार्टनरशिप वैलिड नहीं है। दैट इज एसेंशियल एलिमेंट। सो बहुत सारे आगे पॉइंट्स आएंगे जिसमें बोलेंगे इसका एसेंशियल एलिमेंट पढ़ना है, इसका एसेंशियल एलिमेंट मतलब कि ये चीजें होनी जरूरी है इन पॉइंट्स में, अगर नहीं है तो वो वैलिड नहीं है। दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स। तो मुझे लगता है बहुत लोग बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको ये डेफिनेशन शायद याद भी होगी, 11-12 से पढ़ते आ रहे होंगे, नहीं याद होगी तो उनको रिमाइंड कर गई होगी कि क्या डेफिनेशन है। तो आपका जो काम है, आपका जो होमवर्क रहेगा ना, वो ये रहेगा कि आपको ना इस डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना है। और वो डेफिनेशन कैसे आप याद करोगे ये भी मैं आपको बता दूं। आपको ना इसको बोल बोल के याद करना है, इसको रीड कर कर के याद करना है। एंड वंस यू रीड इट एंड वंस यू मेमोराइज इट, राइट इट। जैसे ही आप रीड कर लेंगे, जैसे ही आप याद कर लेंगे, एक बार लिख जरूर लेना, कभी नहीं भूलोगे। तो क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। अगर याद भी नहीं होगा, जब नेक्स्ट क्लास में हम इसका एनालिसिस करेंगे ना, 100% आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब हम एक एक लाइन का आधे आधे घंटे तक एनालिसिस करेंगे आपको ऑटोमेटिकली वो डेफिनेशन याद हो जाएगी। तो कभी भी रटना नहीं है हमें, हमेशा हमें समझना है। और जैसे हम समझेंगे ऑटोमेटिकली हमारी चीज़ें दिमाग में रहने वाली है, हम उसको निकालने ही नहीं वाले। ठीक है, तो क्या क्या अभी तक हमने देखा? हमने बच्चों आज देखा कि कोई भी एक्ट कैसे बनाया जाता है। किसी भी एक्ट को बनाने का तरीका क्या है? फर्स्ट गोज टू लोकसभा, देन राज्यसभा, प्रेसिडेंट जब असेंट देता है वो एक्ट तैयार हो जाता है। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप को असेंट मिली थी 8 अप्रैल 1932 को, और वो एप्लीकेबल हुआ था 1 अक्टूबर 1932 से, एक्सेप्ट सेक्शन 69 जो कि एप्लीकेबल हुआ था जस्ट एक साल के बाद, दैट इज 1 अक्टूबर 1933। ये एक्ट किसने प्रिपेयर किया? ब्रिटिश इंडिया ने। किसके बेसिस पे? इंग्लिश कॉमन लॉ। उन्हीं का जो हमारा लॉ था, इंग्लिश लॉ था, ब्रिटिश इंडिया ने उसको बेस रख के इस यहाँ के लिए एक्ट तैयार किया। इसीलिए यहाँ के और वहाँ के बहुत सारे नियम कानून एक जैसे हैं। कहाँ का अप्लाई किया जाता है? होल ऑफ इंडिया। ओरिजिन कहाँ से है जी? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। टोटल कितने सेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट में? 266, जिसमें से ये वाला पार्टनरशिप का था 1932 में हमने इसको अलग कर दिया। ये जगह खाली हो गई, जो बन गए रिपील सेक्शंस, जो कि अब वैलिड नहीं है। रिपील का मतलब जो अब वैलिड नहीं है। क्या पार्टनरशिप? मीनिंग तो हम अपनी लैंग्वेज में बता सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन पार्टनरशिप की कम्स अंडर सेक्शन नंबर 4, जिसमें क्या लिखा गया है? Partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? Any doubts to anyone till here? यहाँ तक कोई डाउट? यस धर्मेंद्र, अलग कॉपी आपको बनानी है, लेकिन अभी आपका वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब होगा आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी उसमें आपको मिलाना नहीं है। Till here, any more doubts to anyone? यहाँ तक किसी को और कोई भी डाउट है? यहाँ तक अभी तक जो हमने 4 इंट्रोडक्शन पॉइंट्स पढ़े और इसकी जो डेफिनेशन अभी तक जिसका हमने एनालिसिस शुरू नहीं किया है, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? लॉ क्या है? रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट ने हमारे लिए बनाए टू कंट्रोल अवर एक्टिविटीज एंड टू प्रोवाइड अस सेफ्टी। ठीक है। एक्ट क्या है? लॉ जो है वो एक्ट के अंदर लिखा जाता है, उसके अंदर ही प्रोविजंस यानी कि रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिसके अंदर सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेज और सब क्लॉजेज होते हैं। सेक्शंस क्या होता है? डिजिट्स है लेकिन कोई ब्रैकेट्स नहीं है। अगर डिजिट्स ब्रैकेट्स के साथ है तो वो सब सेक्शंस है। स्मॉल अल्फाबेट्स विद इन ब्रैकेट्स के साथ है तो वो क्लॉजेज है, और स्मॉल रोमन नंबर विद इन द ब्रैकेट्स है तो वो सब क्लॉजेज हैं। सो आज बहुत बच्चे नए हैं, तो दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। इफ एनी डाउट, आपको आगे पढ़ते वक्त कोई भी डाउट आता है
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एनी डाउट कम्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप और कॉल करके, मिस कॉल करके, वॉट एवर यू लाइक, आप पूछ सकते हैं। मिस कॉल करोगे तो मैं कॉल बैक नहीं करूंगी, इसलिए बेटर यू कॉल, ठीक है। चलिए बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। एनी क्वेश्चंस? चलिए देन लेट्स सी इन द नेक्स्ट क्लास, सी यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।